प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम बात करने जा रहे हैं। कवि बिहारी के काव्य का भावपक्ष और कलापक्ष, साथ ही बिहारी सतसई भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी भी कहलाती है। और प्रश्न जो बनता है वो है बिहारी की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या बिहारी के काव्य में जो भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है उसका साधारण वर्णन कीजिए, या बिहारी काव्य के भावपक्ष और कलापक्ष पर प्रकाश डालिए। तो पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने 4 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आपका ये जो द्वितीय चैप्टर है कवि बिहारी और इनके 45 दोहे जो संकलित हैं उनकी व्याख्या और इन दोहों की विषय वस्तु पर विस्तार से बातें की हैं। साथ ही हाल ही की जो 2 ऑनलाइन कक्षा हुई थी जिसमें हमने बिहारी के ये एक मॉडल प्रश्न और उसका एक मॉडल उत्तर मैं आपके सामने लेकर आया था, जिसमें हमने 2 ऑनलाइन कक्षाओं में बिहारी की काव्यगत विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा की है। और साथ ही पहला बिंदु जो हमने लिया था बिहारी के काव्य का भावपक्ष, जिसमें श्रृंगार वर्णन यानी श्रृंगार वर्णन पर हमने बात की थी। श्रृंगार के भी 2 पक्ष हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। और एक ऑनलाइन कक्षा में हमने बिहारी के करीबन 25-30 दोहों पर हमने विस्तार से चर्चा करते हुए बिहारी के काव्य में जो श्रृंगार वर्णन हुआ है उस पर विस्तार से बात की। आज हम बिहारी के काव्य में जो वियोग श्रृंगार वर्णन देखने को मिलता है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूँ। बिहारी के काव्य का वियोग श्रृंगार वर्णन। कवि का वियोग वर्णन कुछ हल्के स्तर का है, अन्य रीतिकालीन कवियों को देखते हुए उनके समकक्ष नहीं ठहरता है। ये संभवतः इसलिए हो सकता है कि वियोग वर्णन कवि की अनुभूति का विषय नहीं बन सका है। उनमें कल्पना की अतिशयोक्तिपूर्ण उड़ानें अधिक हैं, अतः वियोग वर्णन उनका ऊहात्मक हो गया है। वीरे की प्राय सभी दशाओं का जो 10 दशाएँ होती हैं उनका चित्रण भी बिहारी ने किया है। यहाँ हम उनकी वियोग वर्णन का एक उदाहरण देख रहे हैं। देखिए, कागज पर लिखत न बनत, यानी नायिका जो है वो अपने हृदय की वियोग वेदना या प्रेम भरी बातों को कागज पर लिखना चाहती है, कागज पर, लेकिन प्रेम संदेश लिखा नहीं जा रहा उसे। कैद संदेश लजात, और यदि वो संदेश कहें अपने प्रियतम से तो भी उसे शर्म आ जाती है, वो लज्जा जाती है। कई ये सब तेरो ही हो, और उसका उसने एक ही समाधान ढूंढा है कि मैं क्या प्रेम की बातें आपके सामने लिख करके भेजूँ या संदेश रूप में कहूँ। यानी जो तुम्हारा हृदय है वो मेरे हृदय की सारी बातें वो जानता है, मेरे ही की बात, अर्थात तुम्हारा हृदय ही मेरी हृदय की बातें सब कह देता है, तो इसलिए प्रेम पत्र की आवश्यकता नहीं है। ये वियोग वर्णन एक तरह से हैं। तो वियोग में जब नायक नायिका एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं तो एक दूसरे के वियोग में वो प्रेम पत्र भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, उसी का एक अंश अभी ये हमने देखा। बिहारी के काव्य में नायिकाएं कहीं तो सांस के झूले पर झूलती हुई भी दिखाई देती है। अत्यधिक वियोग के कारण प्रियतम के दर्शन नहीं हो पाते हैं, कई दिनों से मिलन नहीं हो पाया, तो इसलिए उनके वियोग में वो आह भरती हैं, खाना पीना छोड़ देती हैं, अत्यधिक क्षीण, दुर्बल, कृशकाय हो जाती हैं, अश्रु बहाती हुई हमें देखने को मिलती हैं। तो देखिए यहाँ एक उदाहरण है। इत आवत चली जात उत, वह नायिका अत्यधिक दुर्बल हो गई है, और जब प्रिय के वियोग में जब उसे सांस भी लेना है तो थोड़ी सी आगे बढ़ करके सांस लेना पड़ता है, यानी बहुत मरणासन स्थिति है उसकी। चली जात यानी इत आवत चली जात उत, सांस लेने के लिए आगे बढ़ती है और सांस छोड़ने के लिए उसे पीछे जाना पड़ता है। चली 6-7 हाथ, यानी 6-7 हाथ का तात्पर्य 5-6 फीट आगे जाकर के सांस लेना, 5-6 फीट पीछे आते हुए सांस को छोड़ना। चढ़ी हिंडोरे सी रे लगी उसासन उसात, यानी जब वो सांसें लेती है और सांसें छोड़ती है तो उसका ये दृश्य ऐसा सामने प्रस्तुत होता है कि मानो वो झूले झूल रही हो। हिंडोरे यानी हिंडोला, झूला झूलना। तो ये नायिका की ऊहात्मक स्थिति है। वियोग में प्राय इतना तो नहीं होता है,
इसलिए अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो गया है, अनुभव सिद्ध वर्णन नहीं है। साथ ही जगह जगह हमने वियोग वर्णन के भीषण चित्र भी देखने को मिलते हैं। नायिका की विरह ताप की भीषणता का एक उदाहरण ये आपके सामने है, देखिए। आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की राती, साहस के स्नेह बस सखी सबे ढिंग जाती। यानी ये एक ऐसा उदाहरण है कि नायिका जो वियोगा अग्नि में जल रही है और जाड़े की रात है, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, पौष का महीना, और उसमें भी वो सखियाँ उसके पास जाने से कतराती है कि हम उसके पास में जाएंगे तो उसकी वियोगा अग्नि हमारे लग जाएगी और हम उस आग में जल जाएंगे। तो इसका एक वो उपाय ढूंढती हैं। जाड़े की रात में भी वो गीले वस्त्र अपने शरीर के आड़े लगा करके फिर वो प्रेमवश उस वियोगिनी अपनी सखी के पास में जाती है। देखिए, आड़े दे आले बसन, आड़े यानी ओठ दे के गीले करके वस्त्रों को, जाड़े उनकी राती, अत्यंत ठंड की पौष महीने की रात है, साहस के यानी हिम्मत करके, सने बस अपनी सखी से प्रेम के कारण सखी सबे डिंग जाती, सारी सखियाँ अपने वस्त्रों को, गीले वस्त्रों को अपने आड़ बना करके उस वियोगिनी स्त्री जो आग उगलती है उसके पास में जा रही है। ये भी अनुभूति सिद्ध वर्णन नहीं है, ये ऊहात्मक वर्णन हो गया है। तेज ठिठुराती हुई ठंड में एक नायिका का वियोगा अग्नि में जलना और सखियों का गीले वस्त्र करके ओट करते हुए पास में जाना, ऐसा अनुभव सिद्ध वर्णन नहीं है, प्राय ऐसा नहीं होता है और कवि ने ऐसा वर्णन कर दिया है। इस प्रकार के दोहों में कृत्रिमता अधिक है, वास्तविक विरहानुभूति का चित्रण प्राय कम ही देखने को मिलता है। एक और उदाहरण देखिए, लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, अर्थात हे प्रिय तुम्हारे वियोग की जो ये वेदना है, मेरे हृदय में जो आग लग रही है, ये अनूप है, अनुपम है, अपार है, असीमित है। सर से बरसे नीर हूँ जरूँ मिटे ने जार, कहने का तात्पर्य वियोगाग्नि इतनी भड़क रही है, लगातार सर से यानी सरस, बरसे नीर हूँ कहने का तात्पर्य मेरी आंखों से लगातार अश्रु वर्षण हो रहा है, आंसुओं की वर्षा हो रही है, फिर भी मेरे हृदय ठंडा नहीं हो रहा है। केवल आंसू ही नहीं जर रहे हैं, साथ ही जरूँ मिटे ने जार, जैसे वर्षा की सावन के महीने में जड़ी लगती है, उसी तरह से मेरे अश्रु वर्षा यानी आंसू गिर रहे हैं और उसकी जड़ी लगी हुई है, फिर भी मेरा हृदय ठंडा नहीं हो रहा है, उसमें तुम्हारे वियोग की आग लगी हुई है, तुम्हारी यादों की आग उसमें भड़की हुई है। तो ये भी एक तरह से ऊहात्मक वर्णन है। प्रत्येक सहृदय कवि आंसुओं पर ही रीझता है। वस्तुतः वियोग प्रेम के विस्तार के लिए बहुत बड़ा अवकाश कवि उस अश्रु वर्णन में कर देता है। इन दुखिया आख्यानों को सुख सिरजोई नहीं, एक उदाहरण है ये आपके सामने। देखे बने ने देखते अनदेखे अकुलाई, यानी संयोग और वियोग का एक साथ चित्रण है यहाँ पर। आंखें जब प्रियतम के दर्शन नहीं करती है तब तक वो दुखी रहती है, और जब दर्शन करने का जब अवसर आता है तो प्रेम की अधिकता के कारण आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, तो भी वो ठीक ढंग से दर्शन नहीं कर पाती है। तो संयोग और वियोग का दोनों का एक विचित्र चित्रण यहाँ पर है। इन दुखिया आख्यानों को सुख सिरजोई नहीं, अर्थात इन दुखी आंखों के लिए सुख तो इनके भाग्य में लिखा ही नहीं है। देखे बने ने देखते, जब देखने का अवसर आया, दर्शन करने का अवसर आया, तो भी ये ठीक ढंग से उनको देख नहीं पाती है, शर्मा जाती है या फिर खुशी के आंसू उसमें आ जाते हैं। अनदेखे अकुलाई, और जब तक प्रिय के दर्शन नहीं करती है तो भी अकुलाती है, तो भी आंखों में आंसू टपकते ही रहते हैं। अगला एक उदाहरण है, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु वे जात अजो वे है, हुई जमीना के तीर, यानी संयोग के क्षण जो है वियोगावस्था में याद आते रहते हैं। संयोग सुख वियोगावस्था में अत्यधिक कष्ट देते हैं। जैसे यहाँ पर सघन कुंज कुटीर की जो छाया है यमुना नदी के किनारे पर, कुंज कुटीर, कदम के पेड़, उनकी ठंडी शीतल मधुर जो छाया है, वहाँ बैठ करके नायक नायिकाओं ने प्रेम भरी बातें की थी। शीतल सुरभि समीर और मधुर सुगंधित हवा वहाँ प्रवाहित हो रही थी। ऐसे मादक वातावरण में उन्होंने एक दूसरे के साथ में संयोग सुख बिताया था। मनु वे जात अजो बहे, और आज वियोग की अवस्था में जब वो नायक नायिका एक दूसरे से बिछुड़ गए हैं, तब मनु उसका मन जो है वे यानी वहाँ, जात अजो बहे यानी आज उसका मन बार बार वहीं जा रहा है, उन्हीं संयोग सुखों का पुनः इंतजार कर रहा है। वह नायिका पुनः मिलन क्षणों की उम्मीद कर रही है कि पुनः ऐसा ही मिलन हो, ऐसी सुगंधित हवा बहें और कदम के पेड़ों की छाया में बैठने का आनंद मिले।
इसलिए वही जमुना के तीर उसका मन बार बार यमुना नदी के किनारे पर जो छाया है, शीतल छाया कदम के पेड़ और ठंडी ठंडी मधुर शीतल बयार, वहाँ उसका मन बार बार जाकर के रम जाता है और उसकी यादें आने पर उसकी वियोगावस्था और अधिक बढ़ जाती है। यहाँ एक नव यौवना नायिका की वीर दशा का चित्रण भी देखिए, जिसका मन अत्यंत चंचल हो गया है और वह चंचलता में वह नायिका की जो दशा होती है वो देखिए, इत ते उत, यानी वे प्रियतम का इंतजार कर रही है, मिलन की आतुरता उसमें है, इसलिए वो क्षण भर भी प्रतीक्षा नहीं कर पाती। इंतजार, किसी का इंतजार करते हैं तो थोड़ा सा समय ही, 1 मिनट ही 1 घंटे की तरह बीतता है। तो यहाँ देखिए इतते उत, वह नायिका अत्यधिक चंचल होकर के कभी यहाँ से वहाँ जाती है, उतते इते, और वहाँ से पुनः यहाँ आती, इते यानी यहाँ, चिननु कहूँ न ठहराती, यानी क्षण भर भी वे बिल्कुल ठहरती नहीं है, अत्यधिक चंचल है, यहाँ से वहाँ आती जाती कि कब उसका प्रिय आए और कब उसे उसके दर्शन हो और मिलन हो। झकने पड़ती, उसे बिल्कुल भी क्षण भर का चैन भी नहीं है। चक्री भई, वो एक चक्री की बात है, कभी वहाँ घूम रही है कभी यहाँ घूम रही है, चक्री जिस तरह से घूमती रहती है वह नायिका भी यहाँ से वहाँ चलती रहती है। फिर ही आवई, फिर ही जाती, फिर उसी स्थान पे आती है, फिर आगे बढ़ जाती है, फिर वापस आती है, फिर बढ़ जाती है, यानी इंतजार का जो समय है वो समय बड़ी मुश्किल से बीतता है और नायिका को अत्यधिक चंचल बताया गया है। यहाँ उसकी वियोग अवस्था का चित्रण है। इसी तरह से आगे देखिए, प्रिय के वियोग में आंतरिक छटपटाहट के दर्शन होते हैं। यहाँ नायिका की समस्त सुधियाँ चली जाती है, वो बार बार वियोग के क्षणों में प्रियतम को याद करती है और उसकी हृदय की जो छटपटाहट, जो व्याकुलता है, आकुलता है, उसकी दशा को देख करके दर्शन कर सकते हैं कि वो किस तरह से पीड़ित है। वो खुद ही अपने होश आवास तक खो देती है। देखिए, जब जब वे सुधि कीजिए, यानी जब जब वह नायिका अपने मिलन क्षणों की, संयोग के क्षणों की, नायक के साथ जो मधुर बातें की थी, प्रेरणा प्रसंग जो छिड़ा था, प्रेम आगे बढ़ा, घनिष्ठ बना, उन बातों को वो बार बार याद करती है, तब तब सुधी जाए, जब जब वह अपने होश आवास खो देती है और उन मिलन क्षणों में ही जा कर के खो जाती है और एक तरह से वो अपनी होश आवास और चेतना को खो देती है। आँखिन आँखी लगी रहे, यानी कहने का तात्पर्य उसकी आँखें केवल एक ही स्थान पर लगी हुई है, उस मिलन क्षणों के ही केवल दर्शन कर रही है अंतःचक्षुओं से, कि इस तरह से हमने प्रणय प्रसंग आरंभ किया था, इस तरह से हमने नायक के साथ मधुर बातें की थी, तो उसकी आंखें केवल अपने हृदय चक्षुओं से मात्र उन मिलन क्षणों के दृश्यों को ही वो देख रही है। आंखें लागती नहीं, यानी कि न लागती नहीं कि वो पलके भी नहीं झपकाती है, न वो सो पाती है, तो उसका एक तरह से चैन हराम हो गया। लगातार उन्हीं मधुर क्षणों के दृश्यों को वो अपनी आंखों से देख रही है, इसलिए उसकी आंखें लगती नहीं, पलकें भी नहीं झपकती और न उसको नींद आती है। ये भी एक बेचैनी की दशा है यहाँ पर, ये भी वियोग की चरमावस्था है यहाँ। इसी तरह से नायिका नायक के रूप सौंदर्य में फंस जाती है। नायक अत्यधिक सुंदर है और उसके रूप सौंदर्य में वह नायिका उलझ गई है। उसकी सखी बार बार उसे समझाती है कि तू आँखों पर विश्वास मत कर, यानी तुम्हारी आँखों ने नायक के सौंदर्य को देखा है और तू उसके रूप सौंदर्य में उलझ गई, केवल वही घूम रही है, तो इन आँखों पर तू विश्वास मत कर, तू थोड़ी हृदय की बातों को भी सुन। मैं तोसो केवा कहियो, अर्थात है नायिका है सखी, मैंने कितनी बार तुझे समझाया, तू जिन अर्थात तू जिन यानी मत, इन्हें पत्यायन विश्वास, अर्थात तुम इन आँखों के द्वारा देखे हुए सौंदर्य पर विश्वास मत कर। पत्यायन विश्वास, लगा लगी किए लोई ननु, लगा लगी का तात्पर्य ये प्रेम में ये नेत्री एक दूसरे के सौंदर्य को देखते हैं और एक दूसरे को देखते देखते इनमें प्रेम हो जाता है, यानी ये नेत्री ही तो प्रेम प्रसंग छेड़ देते हैं, प्रेम करवा देते हैं। उर्मे लाई लाई, और इन नेत्रों के कारनामों के कारण हृदय में आग लगी हुई, वियोग की आग लगी हुई। उरियन हृदय, लाइयन आग, लाई, उर्मे लाई अर्थात लाई का मतलब लेकर के आई है, हृदय तक लेकर के आई है, लाई यानी आग, जैसे हम भी अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं लाई लग गई यानी आग लग गई। तो यहाँ पर नेत्रों के द्वारा जो प्रेम किया जाता है वह नेत्र ही हृदय तक उस वियोग वेदना की आग को लेके आ जाते हैं, यानी हृदय को कष्ट और वो पीड़ा देते हैं। यहाँ देखिए एक नायिका विरह में अत्यधिक संतप्त हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, व्याकुल हैं, तभी उसकी एक सखी जो है नायक के आने की सूचना उसको देती है। वो वियोगावस्था
में वियोग दशा में नायक का इंतजार करते हुए उस सखी को प्राप्त होती है। तो वह सखी एक संदेश देती है और संदेश क्या है देखिए, कई पटई जिए भावती पिए आवन की बात फूले आंगन में फिरे अंग अंग न समात। अर्थात कहने का तात्पर्य जब प्रियतम के आगमन की सूचना सखी के माध्यम से उस नायिका को जब मिलती है, उस नायक की प्रेयसी को जब मिलती है, तो कहीं पठई पठई यानी संदेश मिला, संदेश पढ़ा या संदेश सुना, जिए भावती यानी उसके मन को बहुत भाया, जिए यानी हृदय भावती यानी अच्छा लगना, और वह संदेश उसके मन को बहुत अच्छा लगा कि उसका नायक उससे मिलने के लिए आ रहा है। प्रिय आवन की बात अर्थात प्रियतम के आगमन की बात या आगमन का संदेश उस नायिका को अपनी सखी से प्राप्त हुआ, तो फूले आंगन में फिरे, अत्यधिक खुशी खुशी से वो आंगन में फिर रही है, अत्यधिक चंचल होकर के कब प्रिय आएंगे, कब उनसे मुलाकात होगी। अंग अंग ने समात और वो अंग अंग से फूली हुई है, यानी अत्यधिक खुशियाँ वो जाहिर कर रही है, उसके प्रत्येक अंग प्रत्यंग से एक तरह से वियोग वेदना गायब हो गई है और वो चंचलता में आ गई है और मिलन आतुरता का प्रसंग एक तरह से सामने उपस्थित होने वाला है, इसलिए उसका अंग प्रत्यंग प्रफुल्लित नजर आ रहा है। इसी तरह से नायक नायिका छुप छुप करके इस प्रेम में मिलते हैं और मिलन सुख का प्रयास करते हैं, क्योंकि परिवार और समाज एकांत में भारतीय समाज एक नायक नायिकाओं को विवाह पूर्व मिलने की अनुमति नहीं देता है। तो नायक नायिकाएं गुपचुप से प्रेम करती है, गुपचुप में एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन सखियां जो है वो उनके छुप छुप के मिलने का पता लगा ही लेती है कि तब कब तुम अपने प्रिय से मिले और कब तुम्हारी मुलाकात हुई, कब तुम्हारा मिलन होने वाला है, किस जगह तुम मिलने जा रही हो, इसका पता वो लगा ही लेती है। छुप छुप करके मिलन का आनंद क्या पता सखियाँ लगा ही लेती है। जुवती जौन में मिली गई, यानी कहने का तात्पर्य चांदनी रात का समय। जुवती यानी वे युवती, वह नायिका जो जिसकी सखियाँ उसी युवती के बारे में पता लगाती है। देखिए, जुवती जौन में मिली गई अर्थात वह नायिका जो है अपने प्रिय से मिलने के लिए छुप छुप करके मिलना चाहती है, क्योंकि उसका जो गौरवर्ण है वो चंद्रमा की चांदनी के समान है। तो चंद्रमा की चांदनी में उसका जो सौंदर्य है, गौरवर्ण है, वो उसमें मतलब समावित हो गया है, इसलिए वो नायिका नज़र नहीं आती चंद्रमा की चांदनी में। तो जुवती जौन में मिली गई अर्थात जौन यानी चंद्रमा की चांदनी में मिल गई, नेक ने होत लखाए अर्थात वह नायिका बिल्कुल भी अब दिखाई नहीं देती, क्योंकि चंद्रमा की चांदनी और उसका गौरवर्ण एक जैसा है। सौंदे के डोरे लगी और उस नायिका ने कुछ सुगंधित पदार्थ अपने वस्त्र आभूषण पर या अपने शरीर पर कुछ इत्र वगैरह चिटक रखा था, लगा रखा था, तो वहाँ से हल्की हल्की सुगंध आ रही थी। उस सुगंध के बहाने वह नायिका, उसकी सखियाँ उस नायिका को ढूंढ लेती है चंद्रमा की चांदनी में। तो सौंदे के यानी सुगंध के डोरे लगी, यानी उस धागे के सारे सारे अली चली संग जाए, अली यानी सखियाँ उसके साथ साथ जा रही है कि तू कहाँ छुप छुप करके मिलती है। वो पीछे पीछे जा करके उस गुप्त रहस्य का पता लगा ही लेती है कि तुम अपने नायक से, अपने प्रिय से कहाँ जा करके एकांत में मिलती हो, क्योंकि चंद्रमा की चांदनी और उसका गौरवर्ण दोनों एक जैसा है और दोनों मिल गया। और चांदनी रात में वो नायिका एक तरह से दिखाई नहीं देती, वो गायब हो जाती है, दृश्य हो जाती है, और उसके सुगंध के सारे सारे वो नायिकाएँ उसके पीछे पीछे जा कर के उस गुप्त रहस्य का पता लगा लेती हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात कवि ने यहाँ कही है। देखिए, विरहणी नायिका की सखी नायक से मिलकर के आती है और वह बार बार प्रश्न पूछती है, फिर भी बातों से उसका हृदय नहीं बढ़ता। यानी वियोगिनी नायिका का संदेश लेकर के उसे अपनी सखी को एक दूती बना करके नायक के पास वो भेजती है और नायक से वे दूती जाकर के मिलती है और वियोगिनी नायिका का संदेश देती है, और वह नायक भी अपना संदेश उसी दूती के माध्यम से वापस अपनी प्रेयसी के पास भेजता है। तो ये प्रेयसी उसी सखी से बार बार यही प्रश्न करती है कि और क्या क्या बातें हुई, और कैसे कैसे, और क्या क्या पूछा मेरे बारे में, और क्या प्रणय प्रसंग चला। तो इस प्रणय व्यंजना में इस तरह की बातें सामान्य बातें हैं। तो फिरी फिरी बूझती, यानी बार बार वह अपनी सखी से वह नायिका पूछती है, कहीं कहा, उन्होंने क्या कहा, और क्या कहा, और क्या कहा, कहेंगे सांवरे गात अर्थात उन सामवर्णी वाले शरीर ने अतः श्री कृष्ण ने और क्या क्या कहा, इस प्रेम प्रसंग को लेकर के मेरे बारे में और क्या कहा, उन्होंने अपनी तरफ से क्या कहा कर देखे कहाँ, क्या करते हुए देखा तुमने उन्हें, और किस जगह देखा, कहाँ पर तुम्हारा मिलन हुआ, किस समय मिलन हुआ, अली चली क्यों बात, और हे सखी तूने किस तरह से मेरी बातों को वहाँ कही, कैसे प्रणय प्रसंग मेरा वहाँ आरंभ किया। तो इस तरह की बातें इस
प्रेम व्यंजना में होती हैं। तो यहाँ बिहारी के ऊपर बिहारी के काव्यगत विशेषताएं या बिहारी के काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष को लेकर के हमने ये 3 ऑनलाइन कक्षाएं अभी पढ़ी हैं, जिसमें हमने एक कक्षा में तो बिहारी के इस मॉडल आंसर को हमने आरंभ किया था भूमिका से, और उनके भाव पक्ष और कला पक्ष पर भी हमने दृष्टिपात किया, उस पर बात की, और उनके भाव पक्ष और कला पक्ष में से पहले भाव पक्ष को लिया, और उसमें सबसे पहले हमने श्रृंगार वर्णन को लिया, और यहाँ तक हमने एक ऑनलाइन कक्षा पढ़ी। उसकी दूसरी ऑनलाइन कक्षा में हमने श्रृंगार वर्णन पर विस्तार से 25-30 दोहों पर विस्तार से चर्चा की है, बात की है। उसके बाद में ये तीसरी इसी मॉडल आंसर पर ये तीसरी ऑनलाइन कक्षा हुई है, जिसमें हमने 20-25 दोहों पर, वियोग वर्णन के दोहों पर हमने विस्तार से चर्चा की है, और आज वियोग वर्णन तक हमने इस मॉडल आंसर को पढ़ा है। अगला जो दूसरा बिंदु आरंभ होगा वो भक्ति भावना से हम आरंभ करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये 25-30 दोहों के उदाहरण यहाँ पर हैं। आप इनमें से 10-12 दोहे, 10-12 संयोग श्रृंगार के, 10-12 वियोग श्रृंगार के आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। जितने आप उदाहरण देकर के प्रमाण पुष्ट शैली में अपनी बात कहेंगे, उतने ही अधिक अंक आपके आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।